हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर तक हम वेरिएशन इन प्रेशर इन एक्सेलरेटेड वेसल देख चुके हैं। उसके सारे केसेस देख लिए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो फ्लूइड का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, इन सब के बारे में यहाँ बातें करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म यूज करेंगे, बॉइंट फोर्स। ये बॉइंट फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने उठा के किसी लिक्विड में डाल दिया। तो ये जो लिक्विड है इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। इसको हम महसूस कैसे कर सकते हैं? जैसे जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर ऐसे डुबोते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, तो जब वो एयर में होता है तब हमें ज्यादा वेट फील होता है उसका। लेकिन जब उसको लिक्विड में लेके जाते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है हमें कम महसूस होने लग जाता है। तो ये जो वेट में जो लॉस हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि इस लिक्विड ने पक्का है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा दिया होगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, जिससे इसका नेट जो वेट है थोड़ा कम महसूस होने लग गया। तो ये जो फोर्स है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो इस बॉइंट फोर्स की हम डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसमें देखो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉइंट फोर्स की डेफिनेशन। व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड, ये जो ऑब्जेक्ट हमने सबमर्ज किया है ये फुल्ली भी सबमर्ज हो सकता है और पार्शियली भी हो सकता है। तो पार्शियली और फुल्ली, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन एनी लिक्विड then it experiences an upward force by this liquid। ये जो ऑब्जेक्ट है एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं बॉइंट फोर्स। अब देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करिए तो बॉइंट फोर्स की बात होगी कि एक लिक्विड में जब कोई ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हमने यहाँ पे जो हम लिक्विड ले रहे हैं वो रेस्ट पे है। ठीक है, इस रेस्ट पे लिक्विड है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट डाला हुआ हमने, उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यदि एक्सेलरेटेड वगैरह हुआ तो उस केस में जो डायरेक्शन वगैरह वो थोड़ी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी स्टेशनरी लिक्विड, हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस बॉइंट फोर्स के बारे में कुछ बातें करता है। वो क्या कर, अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉइंट फोर्स will always be equal to the weight of the liquid displaced by that object। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली और हमेशा काम आती है। वो क्या है वो समझने की कोशिश कर। कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो कुछ लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो हटाता है वहां, और उसकी जगह अपना वॉल्यूम उसमें सबमर्ज कर देता है। तो जो लिक्विड का वॉल्यूम उसने हटाया है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है जो आधा डूबा हुआ है, इसका मतलब उसने आधा वॉल्यूम जो है उतने वॉल्यूम में से लिक्विड को हटा करके खुद का वॉल्यूम रख लिया है वहां पे। तो जितना लिक्विड वहां से डिस्पर्स किया है, डिस्प्लेस किया है, उस लिक्विड में, उस लिक्विड का जो वेट है, उस वेट के इक्वल उसके ऊपर बॉइंट फोर्स है। फिर दोबारा से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट डाला। जब ये ऑब्जेक्ट नहीं डाला था तो पूरे में लिक्विड था, आराम से पूरा लिक्विड था, कोई दिक्कत नहीं। जब इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालेंगे तो मान लो कुछ परसेंट इसका हिस्सा इसमें लिक्विड में डूब गया। यदि इसको हटा लें और इतने ही हिस्से में लिक्विड रखा जाए, तो उस लिक्विड का जो वेट होगा, मतलब उसका जो mg होगा, वो mg जितना भी होगा उतना ही फोर्स ये लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, जो बॉइंट फोर्स की हम बात कर रहे थे। मतलब वो जो बॉइंट फोर्स है इस लिक्विड डिस्प्लेस के वेट के इक्वल। और बाकी इसको अच्छे से हम आगे देखेंगे। तो ये डेफिनेशन हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ध्यान रखनी चाहिए, तो इसको नोट करेंगे। उसके बाद देखो, अदर वर्ड्स में भी कह रखा है इसमें क्या, जैसे मैंने उस ऑब्जेक्ट को उसमें डाला था तो मैंने कहा था कि एक कम वेट महसूस होने लग जाता है, जो एक्चुअल वेट है उससे हमें कम वेट जो है हमें कम महसूस होता है। तो इसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में जब डालते हैं तो उसका वेट जो उस लिक्विड में हमें रियलाइज होता है कि ये इतना वेट है, इसको हम एपरेंट वेट नाम दे देते हैं। क्योंकि वेट तो फिक्स हो गया ना, mg, वेट से हमें फील आता है mg, इसलिए इस टर्म को नाम दे दिया हमने एपरेंट वेट, जो हमें वेट रियलाइज होगा कि हाँ इतना वेट है इसके अंदर, लिक्विड के अंदर।
तो वो एपरेंट वेट नाम यूज कर लिया है। तो अब देखो, पहले जब वो एयर में था तो एपरेंट वेट उसका mg था, लेकिन जब उसको किसी लिक्विड में डाल देंगे तो उसके ऊपर एक पॉइंट फोर्स पे लगेगा, तो उसका जो एपरेंट वेट है जो महसूस हो रहा है हमें, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि द लॉस ऑफ एपरेंट वेट। अब खुद बताओ, पहले वेट था mg, अब लगा दिया तो mg तो था ही, लेकिन ऊपर एक पॉइंट फोर्स और लग गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो किसके कारण है, इस बॉइंट फोर्स के कारण है। इस लिक्विड के कारण जो फोर्स लग रहा है इसके कारण है। इसका मतलब इसका जो लॉस इन एपरेंट वेट होगा वो कुछ और नहीं, बॉइंट फोर्स होगा। तो देखो, इसको यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं, द लॉस ऑफ एपरेंट वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट या ऑफ ए बॉडी सबमर्ज्ड पार्शियली और फुली इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब जो लॉस इन एपरेंट वेट आया है इस ऑब्जेक्ट का, वो जस्ट इक्वल होगा किसके, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, इस लिक्विड का जो वेट होगा उसके इक्वल। मतलब इस लिक्विड का जो mg होगा उसके इक्वल होगा। दोनों सेम बातें हैं, ये डेफिनेशन हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, पहले इसको नोट करो, उसके बाद इन डिटेल में हम एग्जाम्पल के साथ इनको समझने की कोशिश करें। लिख लो बेटा, इसको नोट कर लो बेटा, स्क्रीन को पॉज करो और इसको पूरा नोट करो। लिख लिया होगा? इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, कैसे भी ऑब्जेक्ट यहां है और लिक्विड इसमें ये भरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फुल्ली सबमर्ज्ड, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पता नहीं ऊपर कुछ हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, जो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने मान लिया ये वाई हाइट तक भरा हुआ है। ये जो लिक्विड है वाई हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है। इस सोलिड, ये सोलिड है जिसका वॉल्यूम है V, कैपिटल V इसका वॉल्यूम। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप ले लो, सिलेंड्रिकल शेप ले लिया या फिर क्यूब ले लिया, जो भी। तो देखो, इसकी साइड वॉल पर इधर से जो फोर्स लग रहा होगा उतना ही फोर्स इस साइड से भी लग रहा होगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे इसका जो आउटवर्ड फेस है, इस पे फोर्स लग रहा होगा, इनवर्ड पे फोर्स लग रहा होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक फोर्स इसकी अपवर्ड फेस पे लग रहा होगा और एक फोर्स इसके बॉटम वाली सरफेस पे लग रहा होगा, एक इसके रूफ वाली पे और एक बॉटम वाली पे। बेटा, यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये फोर्स लग रहा होगा यहां का प्रेशर, इसको मैंने बोल दिया P1 इंटू इसका एरिया A, और ये जो फोर्स है इसको बोल दिया P2 इंटू इसका एरिया A। P1 है इसके ऊपर वाले हिस्से का प्रेशर और P2 है इसके नीचे वाले हिस्से का प्रेशर। इसकी जो ये हाइट है बेटा, ये हाइट, इसको मैंने H नाम दे दिया इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। एरिया A है, हाइट H। तो हम बात करते हैं नेट फोर्स अप्लाइड बाय वाटर, जो कि बॉइंट फोर्स के इक्वल होगा। नेट फोर्स, ये लिक्विड जो भी है, नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड, जिसको मैंने एफ बी बॉइंट फोर्स नाम दूंगा, वो होगा, साइड वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, वो लिक्विड का फोर्स होगा P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए, ठीक है। चलो P1 P2 की वैल्यू रख देते हैं। P2 जो है बेटा यहां का प्रेशर, देखो यहां P नोट है और ये कितना डेप्थ पे हम आ गए, Y प्लस है, ये हो जाएगा P नोट प्लस रो जी इंटू वाई प्लस एच, इतना प्रेशर इंटू एरिया माइनस P1 जो है ये सिंपल हो जाएगा P नोट प्लस रो जी इंटू हाइट हो जाएगी Y के इक्वल इंटू इसका एरिया।
तो यहां से देखो पी नोट इंटू एरिया से पी नोट इंटू एरिया कैंसिल हो जाएगा, रो जी इंटू वाई से रो जी इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो पॉइंट फोर्स निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू रो जी एच इंटू एरिया। यदि इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू रो जी इंटू एच इंटू ए। ए इसका एरिया है, वी इसका वॉल्यूम है, तो इसको वी बोल दिए। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ बी इज इक्वल टू रो इंटू वी सबमर्ज्ड इंटू जी। वी सबमर्ज्ड है जो वॉल्यूम इसमें डूबा हुआ है, ये तो कंप्लीटली डूबा हुआ था तो पूरा आ गया, रो वी सबमर्ज इंटू जी, ये वॉइड फोर्स आ गया। इसको मैं देखो, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, वी इसका वॉल्यूम है, तो रो इंटू वी, ये बेटा जो लिखा हुआ है ये मास है किसका, इतने रीजन में, इस वॉल्यूम में यदि मैं लिक्विड भरता, ये ही लिक्विड इस वॉल्यूम में भरता, तो जो इसका वेट बनता वो mg, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है m ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू g। इसी टर्म को मैं लिख सकता हूं m डिस्प्लेस्ड इनटू g। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो नेट बॉइंट फोर्स लगेगा वो जस्ट इक्वल होगा जितना ये वॉल्यूम इस लिक्विड का डिस्पर्स करेगा। उस वॉल्यूम में यदि मैं यही लिक्विड भरता तो उस लिक्विड का जो वेट होता उसके इक्वल। ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसको हमने एक एग्जांपल से समझा। अब देखो हमने एक एग्जांपल ये सिलेंड्रिकल क्यूबिकल ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, कैसे भी शेप का ऑब्जेक्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर केस में आंसर तो यही आएगा। ये तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा ले लिया कि इससे सोल्व करके हम सीधा बता सकते। यदि कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर लोगे तो उसके लिए फोर्स वगैरह निकालना थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आंसर फाइनली सेम आएगा। ठीक है, ये हमने एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो थी इसमें डूबो रखा है। क्या हो यदि ये एक लिक्विड नहीं एक से ज्यादा लिक्विड में डूबा हो, तब क्या रिजल्ट आएंगे उसकी बातें हम करेंगे, पहले इसको नोट कर, या फिर चलो एक बार साथ ही सोल्व कर लेते हैं, एक साथ नोट कर लेंगे। यदि मान लो दो लिक्विड में डूबा हुआ, जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ले लेता हूं, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a है, हाइट h है, इसको लिक्विड में डुबो रखा है, यहां तक लिक्विड एक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो रो 2 है। इसके ऊपर दूसरा लिक्विड है, इसकी डेंसिटी जो है रो 1। ठीक है बेटा, एक काम करता हूं, ये जो मैंने h लिया है इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं डाटा ऐसे ले लेता हूं, इसमें जो इसकी हाइट है ये, इसको अलग ले लेते हैं, और इसमें जो हाइट है ये, इसको अलग ले लेते हैं। इस वाली हाइट को मैं ले लेता हूं L1 और इस वाली हाइट को मैं ले लेता हूं L2। ठीक है, L1 और L2 दो अलग अलग लेंथ इसकी इसमें है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और ये जो ऊपर वाली जो हाइट है ये, इस हाइट को मैं अज्यूम कर लेता हूं कुछ 1। ठीक है, इसके ऊपर मेरे को पॉइंट फोर्स निकालना कितना होगा, मैं दोनों तरीके से आर्किमिडीज लगा के भी निकालूंगा और वैसे भी सोल्व करके निकालूंगा। स्टार्टिंग में हम जो प्रॉब्लम है ये जो है, हम आर्किमिडीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि ऐसा है क्या, तो निकाल के देखते हैं कि इस पे जो फोर्स है वो आता है या नहीं आता है। इसकी डेंसिटी रो 1 है, इसकी डेंसिटी रो 2 है, ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर P0 है। ठीक है, अब देखो साइड वॉल पे फोर्स की यदि मैं बात करूं तो इस साइड से जितना फोर्स लग रहा होगा इस साइड से भी उतना ही फोर्स लगेगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलेंड्रिकल कंटेनर,
यहां जितना लगेगा फोर्स यहां भी उतना लगेगा, इधर जितना लगेगा इतना इधर लगेगा। साइड वाली जो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर एग्जैक्टली इक्वल होंगे, आइडेंटिकल कंडीशन है दोनों की। तो साइड बाई फोर्स इस पर लगेगा नहीं। और साइड में तो नेट फोर्स जीरो भी आना है, क्यों? क्योंकि क्या एक ऑब्जेक्ट को यहां रख देंगे तो ऐसा थोड़ा है कि वो इधर उधर भागने लग जाएगा, वो रहेगा तो यहीं पे। ठीक है, ऊपर नीचे जाना वो अलग बात है, लेकिन साइड में तो नहीं जाएगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स तो कैंसिल होकर के जीरो हो गए। अब जो फोर्स है वो लग रहा है कैसे? एक तो लग रहा है बॉटम से ये, और एक ऊपर से लग रहा है। इसको मैंने बोल दिया F1 और इसको मैंने बोल दिया F2। अब देखो बेटा, F1 कितना होगा? F1 जो फोर्स है ऊपर से, F1 जो है वो इक्वल होगा यहां का प्रेशर, जो कि होगा पी नोट प्लस रो जी इंटू वाई इंटू इसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। किधर होगा? डाउनवर्ड। F2 की बात करें तो ये होगा पी नोट प्लस, यहां का प्रेशर पहुंचना है हमें, यहां तक पहुंचना है। ये जो रो है बेटा रो वन है, ठीक है, रो वन डेंसिटी में लिक्विड में चले हैं। तो देखो यहां का प्रेशर, अब ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं, पी नोट प्लस रो वन जी। बताओ रो वन लिक्विड में कितने डेप्थ चल रहे हैं? यहां से वाई फिर L1, ये हो जाएगा वाई प्लस L1 प्लस रो टू डेंसिटी के लिक्विड में चल रहे हैं कितना? L2 डिस्टेंस, रो टू जी L2, ये प्रेशर आ गया इनटू इसका एरिया, ये F2 हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लगेगा F नेट, दैट विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1, क्योंकि सिंपल सी बात है F2 बड़ा है F1 छोटा है, और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो नेट फोर्स चलो सोल्व करते हैं। F2 में से F1 माइनस करो तो P नोट इंटू एरिया से P नोट इंटू एरिया गायब, रो वन जी वाई इंटू एरिया से रो वन जी वाई इंटू एरिया गायब। बच गया क्या? रो वन जी L1 प्लस रो टू जी L2, ठीक है, इंटू एरिया। इसको मैं लिखता हूं दोबारा से, रो वन जी इंटू L1 इंटू ए प्लस रो टू जी इंटू L2 इंटू ए। देखते हैं आर्किमिडीज से भी यही जवाब आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से ये है कि इस पे जो नेट फोर्स है वो जितना लिक्विड इसने डिस्पर्स किया है इस लिक्विड के वेट के इक्वल। तो ध्यान से देखोगे तो L1 लेंथ में तो रो1 डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, तो रो1 डेंसिटी का लिक्विड का वेट लेंगे, और L2 लेंथ में रो2 डेंसिटी के लिक्विड का वेट लेंगे। तो खुद बताओ, एरिया A लेंथ L1, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L1, और इसमें रो1 डेंसिटी का लिक्विड भरेंगे तो इसका वेट कितना आएगा? M मास जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो1 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा L1 इंटू ए। तो रो1 इंटू L1 इंटू ए, ये M बन गया इंटू जी, ये इसका वेट बन गया ऊपर वाले लिक्विड, प्लस रो2 इसकी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम L2 इंटू ए इंटू जी, तो ये वापस से वही जो वेट डिस्पर्स है उसके इक्वल आ गया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहां से फिर से वेरीफाई होगा, मतलब दो लिक्विड में ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें छोटी मोटी और बातें करेंगे जो पूछ सकता है क्वेश्चन बना करके, वो बातें भी करेंगे। पहले इसको नोट कर लो बेटा, स्क्रीन को पॉज करो और इसको कंप्लीट नोट करो। देख लिया होगा बेटा? अब देखो छोटी मोटी बातें क्या पूछ सकता है उसके बारे में बात। जैसे इसी वाले केस में कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड फोर्स ड्यू टू लिक्विड वन। लिक्विड वन मतलब बेटा ये वाला लिक्विड जो ऊपर है, रो वन डेंसिटी का जो लिक्विड है, इसको मैंने लिक्विड वन नाम दिया, उसका फोर्स बताओ। पहले तो बताओ ये नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या आई? इसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ये नेट बोइंसी फोर्स हो जाएगा, यही बोइंसी फोर्स, ठीक है, एफ बी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एफ बोइंसी फोर्स, ठीक है।
इसने पूछ लिया कि लिक्विड 1 का नेट फोर्स। तो देखो तुम, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सर ये जो वेट है ये लिक्विड 1 का है, इतना डिस्पर्स किया है, तो ये जो आंसर होगा इसका जो वेट होगा वो लिक्विड 1 लगा रहा है और ये जो वेट है ये लिक्विड 2 लगा रहा है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जो बिल्कुल गलत है, कभी भी ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ये लिक्विड 1 का फोर्स है, ये लिक्विड 2 का फोर्स है और ये नेट हो गया। नहीं, आर्किमिडीज ने ऐसा इंडिविजुअली नहीं कहा है कि लिक्विड 1 लिक्विड 2 जितना डिस्पर्स करेगा वो उतना फोर्स लगाए, नहीं, उसने कहा है नेट फोर्स जो होगा ऑब्जेक्ट पर वो वेट डिस्पर्स के इक्वल होगा। लेकिन इंडिविजुअल लिक्विड के लिए ऐसा नहीं है। अब इंडिविजुअली जैसे मान लो पूछ लिया कि लिक्विड 1 का फोर्स क्या होगा, अब देखो सिंपल सी बात है, लिक्विड 1 की साइड वो जो फोर्स लगा रही है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, लेकिन जो लिक्विड 1 जो है, जो ऊपर वाली एरिया से जो फोर्स लग रहा है वो इसका नेट फोर्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड 1 इसके नीचे इधर से तो कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो लिक्विड 2 आ गए। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम पक्का बोल सकते हैं कि जो F1 फोर्स आया था ये एक्चुअल में लिक्विड 1 का नेट फोर्स है, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मैं इसका आंसर दे दूंगा F लिक्विड 1 that will be equal to F1 and this is equal to P naught plus rho G into Y into इसका एरिया, ये होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। ये लिक्विड 1 का फोर्स। ऐसे ही फोर्स पूछा, फोर्स ड्यू टू लिक्विड 2, तो मैं कहूंगा F लिक्विड 2 विल बी इक्वल टू F2, और जो किया जाएगा P नोट प्लस ये रो 1 है, ठीक है, रो 1 G Y प्लस L1 प्लस रो 2 G L2 इंटू एरिया, और डायरेक्शन जो आएगी इसकी दैट विल बी इक्वल टू अपवर्ड। ये इनके इंडिविजुअल लिक्विड के फोर्स हो गए, ये अपवर्ड लगाएगा, ये डाउनवर्ड लगाएगा, नेट फोर्स जो है कुछ ऐसा लिखा जाएगा। ये जो इंडिविजुअल टर्म है इंडिविजुअल लिक्विड का फोर्स नहीं है, बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स। ठीक है बेटा, क्लियर बात सभी को? तो नेट फोर्स जो इस लिक्विड से लगेगा वो बुओयेंसी फोर्स जो है वो इतना हो। इंडिविजुअल से निकालना है तो इंडिविजुअल से हमें प्रेशर इंटू एरिया करके ही निकालना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ इसको भी नोट कर लो, इसके बाद और आगे बातें करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, लिख लिया होगा बेटा। अब देखो एक केस और लेते हैं समझने के हिसाब से। इस बार तो 2 लिक्विड लिए थे, इस बार 3 लिक्विड लेते हैं। 3 लिक्विड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। जब भी है जैसे ये कोई कंटेनर, इसके अंदर ये लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, ठीक है। यहां 3 लिक्विड हैं, ये और ये। इसमें डेंसिटी रो 1 है, इसमें डेंसिटी रो 2 है, इसमें डेंसिटी रो 3, ठीक है। लेंथ भी बता देता हूं, ये वाली लेंथ जो है L1 है, ये लेंथ जो है L2 है, और ये लेंथ जो है L3। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A। डेंसिटी दे दी तीनों लिक्विड की, लेंथ भी दे दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया। वापस से देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, ये भी हाइट बता देता हूं, ये वाली जो हाइट है ये कुछ y हाइट है। अब देखो फोर्स ऑन सिलेंडर ड्यू टू लिक्विड 1, लिक्विड 1 कितना फोर्स लगा रहा होगा, मतलब ये रो 1 डेंसिटी वाला लिक्विड,
तो मैं कहता हूं F1 लगा रहा हूं, F1 इज इक्वल टू F1 बेटा कुछ नहीं, यहां से जो लगने वाला फोर्स है वो। तो बताओ यहां का फोर्स कितना होगा, यहां का प्रेशर पी नोट प्लस रो जी इंटू वाई, यहां का प्रेशर हो गया रो, रो वन इंटू इसका एरिया ए। डायरेक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड। मतलब लिक्विड वन जो फोर्स लगा रहा होगा इस सिलेंडर के ऊपर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ये लिक्विड वन का फोर्स है। यदि बात करें फोर्स ड्यू टू लिक्विड टू, लिक्विड टू कितना लगा रहा होगा, तो देखो लिक्विड टू होगा F2। बताओ ये सिलेंडर के ऊपर लिक्विड टू कितना फोर्स लगाएगा, ध्यान से देखो। जब सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है तो देखो बेटा इस साइड से जितना फोर्स ऐसे लगेगा इस साइड से उतना ही फोर्स ऐसे लग जाएगा, क्योंकि वर्टिकल लेंथ है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये जितना लगाएगा उतना इधर लगाएगा। और लिक्विड टू जो है ना ऊपर से लगा सकता ना नीचे से लगा सकता, क्योंकि ये तो उससे कॉन्टेक्ट में नहीं है, साइड से कॉन्टेक्ट में। तो इसका जो नेट फोर्स है वो 0 आ जाएगा। मतलब लिक्विड टू इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा। नेट फोर्स यदि लिक्विड टू का देखोगे तो नेट इफेक्ट क्या रहा है, 0। जैसे तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा लिक्विड टू, लगा भी नहीं सकता, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल में लगा सकता है और हॉरिजॉन्टल में तो दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। तो लिक्विड टू का फोर्स आ जाएगा 0। थोड़ी अजीब सी लगती है लेकिन एक्चुअल बात है ये। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फोर्स ड्यू टू लिक्विड थ्री। यदि हम लिक्विड थ्री की बात करें तो ये है, और ये लिक्विड थ्री तो नीचे से लगा रहा होगा ऐसे फोर्स, ये F3। बताओ F3 की वैल्यू क्या आएगी, यहां का प्रेशर। अब देखो यहां तक पहुंचना है हमें, तो इस तक पहुंचने के लिए देखो हमें रो वन, रो टू, रो थ्री तीनों डेंसिटी के लिक्विड से मूव करना पड़ेगा। तो प्रेशर वेरिएशन जो है वो भी उसी हिसाब से आता है। रो वन वाले लिक्विड में प्रेशर ग्रेडियंट होगा रो वन इंटू जी, रो टू वाले में रो टू इंटू जी, और रो थ्री वाले में रो थ्री इंटू जी। तो उसी हिसाब से हमें प्रेशर भी लिखना पड़ेगा। तो देखो यहां का प्रेशर लिखने के लिए देखो मैं कहूंगा ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नोट, और रो वन डेंसिटी के लिक्विड में चल रहे हैं तो रो वन इंटू जी, और कितना लेंथ चल रहे हैं वाई, ये L1, ये y प्लस L1। रो टू डेंसिटी के लिक्विड में चल रहे हैं तो रो टू इंटू जी कितना L2। रो थ्री की डेंसिटी के लिक्विड में चल रहे हैं तो रो थ्री जी इंटू L3। ये नेट प्रेशर आ गया इंटू इसका एरिया, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपवर्ड। मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इतना लगाएगा। थर्ड लिक्विड, यदि हम बात करें नेट फोर्स, नेट फोर्स बाई ऑल लिक्विड, सारे लिक्विड मिलके कितना नेट फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे एफ नेट जो होगा तो देखो एक फोर्स नीचे से लग रहा है, एक ऊपर से, साइड वाला तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे F3 माइनस F1, और ये एफ नेट जो है यही बुओयेंसी फोर्स होगा जो कि इक्वल हो जाएगा F3 माइनस F1 करोगे तो देखो पी नोट वाला हिस्सा हट जाएगा, रो जी वाई वाला हिस्सा हट जाएगा, तो बचेगा रो वन जी L1 प्लस रो टू जी L2 प्लस रो थ्री जी L3 इंटू एरिया। तो देखो एफ बी जो आएगा वो उसको लिख देता हूं रो वन इंटू ए इंटू L1 इंटू जी प्लस रो टू इंटू ए इंटू L2 इंटू जी प्लस रो थ्री इंटू ए इंटू L3 इंटू जी। ये mg हो गया पहले लिक्विड का, ये mg हो गया दूसरे लिक्विड का, और ये mg हो गया तीसरे लिक्विड का। तो नेट बुओयेंसी फोर्स जो आ गया ये आ गया m1g प्लस m2g प्लस m3g। यहां पे m1 m2 m3 जो है m1 m2 एंड m3 आर वेट मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। 1 2 3 लिक्विड जो है कितना कितना मास उनका डिस्प्लेस हुआ है वो है, और उसके वेट के इक्वल आ गया, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो ध्यान ये देने वाली बात है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स के बारे में बातें करता है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो हमें प्रेशर इंटू एरिया से ही निकालना है। ठीक है,
तो यहां हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर के उसका वेरिफिकेशन किया है हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ठीक है, इसको नोट करो, स्क्रीन को पॉज कर लो, इसको कंप्लीट नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा, बिठा दो बेटा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इस बॉइंट फोर्स के लिए लिख लेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फिर हम कहें बॉइंट फोर्स के लिए। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने। पहला पॉइंट देखो, नेट बॉइंट फोर्स जो होता है फॉर्मूला ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या, फॉर्मूला याद रखो, एफ बॉइंट फोर्स जो होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी के इक्वल होता है। किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो बॉइंट फोर्स होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में वो रखा गया है, इनटू वॉल्यूम जो उसने ऑक्यूपाई किया उस लिक्विड का। टोटल वॉल्यूम नहीं है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं है, लिक्विड का वॉल्यूम जो उसने डिस्प्लेस किया है, इनटू जी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा पॉइंट, बॉइंट फोर्स जो होता है बेटा ये इंडिपेंडेंट होता है जो ऑब्जेक्ट लिया है उसके मास से, उसकी डेंसिटी से। मतलब हमने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है, मतलब उसका मास क्या है, 2 केजी का ऑब्जेक्ट है, 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, 10 केजी का ऑब्जेक्ट, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। यदि आइडेंटिकल शेप का, एक आइडेंटिकल शेप पर, मान लो एक 2 केजी का है, शेप सेम है, और एक 5 केजी का है, दोनों को यदि हम एक लिक्विड में रखेंगे और सेम वॉल्यूम यदि वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो फोर्स भी बॉइंट फोर्स सेम लगेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये अंदर से डेंस है या होलो होलो है या क्या है, सिर्फ मतलब होता है तो किससे, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर। तो ठीक है, तो यहां से एक बात लिख सकते हैं हम, बॉइंट फोर्स फोर्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन mass of the object and density of the object। ठीक है, ना तो मास पे डिपेंड करता है ना डेंसिटी पे उस ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट, डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड में ऑब्जेक्ट रखा गया उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, उस लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट लिया था उसके मास पे इन पे डिपेंड नहीं करा, और वॉल्यूम जो उसका डूबा है, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो सबमर्ज हुआ है उस पे डिपेंड करता है, कितना उसने डिस्प्लेस किया है, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जो बॉइंट फोर्स है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मैं कहूं ऑन जी इफेक्टिव, ऑन जी इफेक्टिव। मतलब यदि इसको किसी ऐसे कंटेनर में रख दिया इस लिक्विड को, या कंटेनर जो है यदि वो एक्सेलरेट होने लग जाए, या फिर उस कंटेनर को जैसे लिफ्ट में रख दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उस केस में जी की जो वैल्यू हम जी इफेक्टिव यूज करते हैं, तो यहां भी जी की जगह क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम लिखेंगे रो लिक्विड वी सबमर्ज इनटू जी इफेक्टिव। तो एक्सेलरेटेड जब
कंटेनर होगा उस केस में जी की बजाय हम जी इफेक्टिव यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। यदि हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में चले गए, फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसी जगह चले गए जहां ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी नहीं है तो बॉइंट फोर्स भी नहीं होगा। जहां ग्रेविटी वहां बॉइंट फोर्स। जहां एक्सेलरेटेड होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में या ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस केस में हम जी की बजाय जी इफेक्टिव लेंगे। मतलब यदि एक कंटेनर को एक लिफ्ट में रखेंगे और वो एक्सेलरेट होगी, तो उसके साथ साथ उसका बॉइंट फोर्स भी चेंज होगा और जी के प्रोपोर्शनलिटी में होगा। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमने फोर्स लिया है, बॉइंट फोर्स जो हमने लिया है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इस फोर्स को कहां पर लगाया जा सकता है। देखो, जैसे जो ग्रेविटी का जो फोर्स है उसको हम हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम दे देते हैं। मतलब टोटल जो mg है उसको एक पॉइंट पे लगा देते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में हम सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, सेंटर ऑफ मास में बताया जाता है। अब देखो, यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो बात कर रहे हैं, वो जब भी mg होता है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा देते हैं। ऐसे बॉइंट फोर्स जो है उसको कहां लगाया जाए। देखो, बॉइंट फोर्स जो होता है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो देखो पूरी की डेंसिटी तो ठीक है, डेंसिटी तो सेम होगी, हम एक ही लिक्विड में बात कर रहे हैं, डेंसिटी तो पूरे लिक्विड की क्या होगी, सेम। अब ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम सबमर्ज पर। मतलब जो हिस्सा वॉल्यूम का उसका डूबा है उस लिक्विड के अंदर, उसका जो सेंटर है, उस ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है उस ऑब्जेक्ट का जो डूबा है, तो उस डूबने वाले हिस्से का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहां पर इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। ठीक है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस buoyant force application of this buoyant force will be geometrical center of the volume submerged. Object is submerged in only one liquid. ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक लिक्विड में ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, तो उसका जो हिस्सा डूबा हुआ है उस हिस्से का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां पर इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसको सेंटर ऑफ बॉयल्सी बोलते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयल्सी। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयल्सी बोल देते हैं उस पॉइंट को। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई कंटेनर है, इसमें ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इतने लिक्विड में ऐसे डूबा हुआ है, इतना लिक्विड में डूबा हुआ है। तो देखो, ये जो पॉइंट है यहां कहीं, ये तो होगा सेंटर ऑफ मास, हो सकता है ये पॉइंट हो। लेकिन जितना हिस्सा इसका डूबा हुआ है, अब देखो सेंटर ऑफ मास तो यहां है क्योंकि मास तो पूरे यहां तक फैला हुआ है, लेकिन जो डूबा हिस्सा है वो तो कम नीचे है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जो सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है, वो पक्का कहीं अलग पॉइंट पे होगा। ये जैसे ये पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो जो बॉयंसी फोर्स लगाएंगे वो इसके ऊपर लगाएंगे, तो mg तो इस पे तो बॉयंसी फोर्स लगेगा Fb, और mg लगेगा इसके ऊपर mg। तुमने देखा होगा कई बार कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है,
तुमने किसी ऑब्जेक्ट को, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हम ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो फ्लोट करेगा, उसको ये पानी में रखेंगे तो वो एक स्पेसिफिक शेप पे, एक पोजीशन पे आके रुकता है। जैसे मैंने कहा, सपोज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक साइड से हैवी है और एक साइड से लाइट है, जो फ्लोट करता है, लकड़ी का ही है फॉर एग्जाम्पल। तो उसको तुम ऐसे रखोगे तो किसी एंगल पे रख दोगे तो वापस से ऐसे आ जाए, एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा। जैसे यही ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हल्का है, यहाँ से हैवी है, तो ऐसे पोजीशन पे रख दोगे तो ये बोन से बोन इधर लगेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगी, ये रोटेट होके ऐसे आ जाएगा और फाइनल एक ऐसे पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में रहेगा जहां एम, जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोल सकते हैं, और सेंटर ऑफ बुओयंसी, ये दोनों जब एक दूसरे को अलाइन कर जाएंगे, मतलब एक लाइन पे आ जाएंगे, वहां ये इक्विलिब्रियम होता है। ये सब बातें करेंगे हम आगे। अभी तो सिर्फ मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो तुम्हें याद रखना, क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस बुओयंसी फोर्स के लिए तुम्हें याद रखने हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू बेटा।